जिसके लिए बदलाव होता है, मुझे लगता है कि नीतियों में अगर उसका पार्टिसिपेशन ही ना हो तो उस नीति को बनाने का औचित्य नहीं समझ में आया। भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर जीएसटी कर कानून लगा दिया गया। संस्था, अभिकर्ता और पॉलिसीधारक के इंटरेस्टों को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने बेटरमेंट की दिशा में पहल करते हुए इसका विरोध करने का निर्णय लिया। ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें देश भर के कितने संगठन साथ में हैं? आतंक का माहौल बनाने का प्रयास किया भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर प्रबंधन ने। किसी भी विषम परिस्थितियों का शिकार अगर अभिकर्ता हो जाता है और ऑन बेड हो जाता है, उस कंडीशन में कोई उसका पुरसा हाल नहीं होता है। किन राजनीतिक पार्टियों ने अभिकर्ताओं के इन हितों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया या किन से आप अपनी बात कह सकते हैं? किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सांसद सड़क पर इस आवाज को उठाते हुए दिखाई नहीं दिया। पिछले साल 1 अक्टूबर से भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों ने एक कानून के खिलाफ, एक नियमावली के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू किया और उन्होंने प्रबंधन से यह अपील की कि उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि जो नियमावली उनके ऊपर थोपी जा रही है वह उनके तमाम सारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन करती है और साथ ही उनकी दमन की प्रक्रिया को और मजबूत बना देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन बीमा अभिकर्ताओं का जो जीवन है वो भारतीय जीवन बीमा निगम की प्राथमिक इकाई है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वे सरकारी लोग नहीं हैं। वे एक संस्थान की विश्वसनीयता के साथ गाँव में, शहरों में, कस्बों में जाते हैं, लोगों को उससे सहमत करते हैं। जैसा कि हम तमाम सारे जीवन बीमा और एलआईसी और दूसरे म्यूचुअल फंड्स वगैरह का जब विज्ञापन पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि जीवन बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। यानी आग्रह का मतलब यह चिरौरी करना, उसको बताना, उसको समझाना कि यह तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर है। अभिकर्ता उस लेवल पर ले आते हैं जहां एक व्यक्ति अपने जेब से कुछ बचत का पैसा निकालता और पॉलिसी खरीदता है। उन अभिकर्ताओं ने जब यह बात कहना शुरू किया कि जीवन बीमा निगम की नई नियमावली उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रही, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है बल्कि विशिष्ट बात है। अभिकर्ताओं ने पिछला वित्तीय वर्ष खत्म होते होते लगभग 24 मार्च को उन्होंने यह मान लिया कि प्रबंधन उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। चूँकि वे सरकारी लोग नहीं हैं और उनका कुल जो जमा पूंजी है वो उनको मिलने वाला कमीशन है, जो बड़ी मशक्क़त से वो पॉलिसियाँ कर करके जुटाते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है, जिससे उनके बच्चे पढ़ते हैं। तब उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ असहयोग का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से अधिकारियों के साथ मीटिंग और बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि यह हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ सवाल है। यह ऊपर से दिखाई देने वाला एक परिदृश्य है जिसकी बात हम कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारी ऐसी गंभीर बातें हैं जिसको जानने के लिए हमको जीवन बीमा से जुड़े हुए एजेंटों और उनके हितों से जुड़े हुए तमाम सारे संगठनों और उनके संगठनकर्ताओं के पास जाना होगा। इस प्रक्रिया में भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एस.एल. ठाकुर साहब, जो कि बनारस में काम करते हैं और उन्होंने अपनी छोटी सी फौज लेकर लगभग जीवन बीमा निगम के इस दमनकारी नियमावली के खिलाफ, दमनकारी इसलिए कि वे लोग खुद और अभिकर्ताओं का एक बड़ा समूह उसको दमनकारी नियमावली मान रहा है, वो संघर्ष कर रहे हैं। वह संघर्ष कहाँ तक आगे बढ़ा है, कहाँ तक जाएगा, उसका क्या परिणाम होने वाला है, क्योंकि जीवन बीमा अभिकर्ताओं के सामने आजीविका का संकट ज्यों का त्यों बना हुआ है। उनके सामने बेदखली और उनके कमीशन की जब्ती का भी प्रश्न बना हुआ है। तो इन तमाम सारे प्रश्नों पर हम आइए श्री ठाकुर साहब से बात करते हैं। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। मुझे सबसे पहले तो यही बताइए, ये जो नियमावली है जी, और नियमावली के पीछे 2 अधिनियम हैं, तो उनकी वैधता के बारे में, उनके चरित्र के बारे में और उनका जो
प्रभाव है उनके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले अपना परिचय देते हुए और आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.एल. ठाकुर। आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न कि 1 अक्टूबर 2024 के हुए बदलाव को लेकर के भारतीय जीवन बीमा निगम पर क्या असर पड़ेगा और अभिकर्ता इससे, पॉलिसी धारक इससे कहां तक प्रभावित होंगे, इस पर विशेष करके हमारे विचार और संगठन के उद्देश्यों के विषय में, संगठन की पहल के विषय में आप जानना चाहते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर 2024 का जो बदलाव हुआ, ये वास्तव में बदलाव की बहुत ज़रूरत नहीं थी। न जाने किन परिस्थितियों में ये बदलाव किया गया, ये किसकी सोच है। जिसके लिए बदलाव होता है, मुझे लगता है कि नीतियों में अगर उसका पार्टिसिपेशन ही ना हो तो उस नीति को बनाने का औचित्य नहीं समझ में आता। पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर पॉलिसी धारक के हित की बात कर रहे हैं तो पॉलिसी धारक की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अभिकर्ता की हित की आप बात करने जा रहे हो तो अभिकर्ता प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए नीतियां बनाते समय, क्योंकि फील्ड का अनुभव जो पॉलिसी धारक अनुभव अपना शेयर करेगा, जो अभिकर्ता अपना अनुभव शेयर करेगा, वो अनुभव आपके पास नहीं है। लेकिन जिसके लिए नीतियां बनाई जाती है, अगर उसका ही पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं से उस नीतियों में षड्यंत्र की बू आ रही है। ये षड्यंत्र कहाँ से, किस रूप में है, ये समय बताएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से जो परिलक्षित होता है उसको लेकर के मैं अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर 2024 के पूर्व भारत सरकार की नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर के जो रही है वो संदेह से परे नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयर को 3.5% को बेच दिया गया। शेयर बेचने का सीधा सीधा संकेत है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 3.5% की हिस्सेदारी उस व्यक्ति की हो गई देशी और विदेशी पूंजीपति के रूप में। दूसरा, भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर जीएसटी कर कानून लगा दिया गया। यह भी संदेह पैदा करता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम न तो कोई प्रोडक्ट है और न तो कोई वस्तु है जिसकी खरीद बिक्री की जाती है। टैक्स की एलिजिबिलिटी बनती कैसे है, बहुत ही संदेहात्मक स्थिति है। इसको लेकर के संगठन ने बड़ी ही प्रबलता से आवाज उठाया और अपनी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। 2016 में जब मैंने आरटीआई से इस पर किए गए क्रियाकलापों की जानकारी सरकार से मांगा तो सरकार ने इतना ही बताया कि फाइल प्रोसेस में है, निर्णय लेने के पश्चात सूचित किया जाएगा। लेकिन आज 2025 हो गए, चर्चा का विषय बन करके रह गया। जीएसटी कर कानून पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पूरा मामला है जी, इसके माने एक बड़ी संख्या है अभिकर्ताओं की, उनके ऊपर एक नियम थोप दिया गया जी। इसके पीछे क्या इंटरेस्ट आपको लगता है कि क्यों थोपा गया होगा? अभी तक बात खुली नहीं है, लेकिन आपका असेसमेंट क्या कहता है? मैं उसी की तरफ जा रहा हूं। जीएसटी कर कानून को लेकर के आपका ध्यान मैंने आकर्षित किया, भारत सरकार के नीतियों को लेकर के मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एफडीआई, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई क्यों, और वो भी 75% से 100% कर दिया गया। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर जीएसटी जैसा कर कानून, एफडीआई जैसे प्रोसेस को अडॉप्ट करके, विनिवेश जैसे प्रोसेस को अडॉप्ट करके अगर इंश्योरेंस सेक्टर पर प्रहार किया गया तो हमें लगता है कि सरकार की नीयत कहीं से उचित नहीं है। प्राइवेटेशन के दृष्टिकोण से अगर उस नज़रिया से हम देखें कि निजीकरण की दिशा में किए जाए प्रयास को नकारा नहीं जा सकता है। आज उसी कड़ी से, उसी संशय के दृष्टिकोण से 1 अक्टूबर 2024 के परिवर्तन को भी देखना अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व करने के नाते पैनी नज़र में रखता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के परिवर्तन का औचित्य क्या था, यह बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव मैटर है। 1 अक्टूबर 2024 का परिवर्तन आप करते हैं,
वर्तमान परिस्थितियों को आंकलन के बिना संगठन ये मानता है कि जिसकी समीक्षा होनी चाहिए, जिस नज़रिए से देखना चाहिए, इस बदलाव को उस नज़रिए से आपने नहीं देखा। छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, छोटे छोटे पेशा करने वाले किसान और मजदूर जो पॉलिसियाँ ले लिया करते थे, और वो प्रचलन की पॉलिसियाँ होती जो थी जिसका लाभ उनको मिलता था, वो 1 लाख का हुआ करती थी। किन परिस्थितियों में उसे 2 लाख कर दिया गया, ये संशय पैदा करता है। छोटे छोटे व्यापार करने वाले, छोटे छोटे पेशा करने वाले, छोटे छोटे किसान और मजदूर बीमा की जो उद्देश्य था घर घर बीमा, जन जन बीमा, उस उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, यहाँ संदेह पैदा होता है। साथ ही पॉलिसी के लिए जो आयु निश्चित था 55 साल, उसको घटा करके आपने 50 साल कर दिया। 50 साल के ऊपर का आदमी नहीं करा सकता। 50 साल के ऊपर क्या आदमी बीमा करा सकता है, कुछ पॉलिसियाँ ले सकता है। अच्छा। लेकिन बेहतर पॉलिसियाँ, प्रचलन की पॉलिसियाँ अगर उसकी नीड महसूस होती है तो वो नहीं ले सकता है और उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। 50 साल हमारा मिनिमम एज हुआ, 51, 52, 53, 54 साल के एज का व्यक्ति बीमा नहीं ले सकता। अब आ जाइए किस्त बढ़ा देना। जो प्रीमियम हुआ करता है कि अगर पॉलिसी 1 लाख की ली जाती है तो प्रीमियम अगर उसका 6,000 रुपया देना होता, 9%, यानी आपने 900 रुपया प्रीमियम बढ़ा दिया। यानी प्रीमियम बढ़ाने का भी कोई औचित्य नहीं था। आपने इंटरेस्ट दर जो लोन लेता है पॉलिसी धारक, उस लोन पर 10.5% का आपका ब्याज, उस पर कहीं किसी तरीके का कोई आपने कमी नहीं किया, बोनस आपने नहीं बढ़ाया, प्रीमियम बढ़ा दिया। यानी ऐसी स्थिति में हर सिचुएशन पॉलिसी धारक को प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव अभिकर्ता के ऊपर पड़ेगा और अभिकर्ता के साथ साथ संस्था पर पड़ेगा। तो संस्था, अभिकर्ता और पॉलिसी धारक के इंटरेस्टों को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने बेटरमेंट की दिशा में पहल करते हुए इसका विरोध करने का निर्णय लिया और लगातार इसका प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए उच्च अधिकारियों तक पत्र देने के पश्चात भारत सरकार तक इस विचारों को पहुंचाने के साथ साथ सुनवाई न होने के बाद विरोध प्रदर्शन के नीतियों पर कार्य करना शुरू किया और असहमति आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय ही नहीं, पूरा इसका असर दिखना शुरू हुआ। और 21 नवंबर की घटना में बताना चाहता हूं आपको कि 21 नवंबर 2024 को पूरे देश के अभिकर्ता प्रतिनिधि ज्ञापन देने के लिए वाराणसी आने वाले थे, लेकिन न जाने किन परिस्थितियों में मात्र हमें ज्ञापन देना था मार्फत वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के माध्यम से प्रधानमंत्री को, और एक ज्ञापन हम लोगों को देना था जिला अधिकारी वाराणसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को। लेकिन न जाने किन परिस्थितियों में इतनी घबराहट थी कि धारा 144 लगा दिया गया और ज्ञापन देने की प्रक्रिया को रोकने का पूरा प्रयास निगम के प्रबंधन सहित शासन ने किया, प्रशासन ने किया। ये कहीं से उचित नहीं था। कोई ऐसा आंदोलन नहीं होने जा रहा था जहां पर कि असामान्य स्थिति क्रिएट होती। ज्ञापन देने का मैटर था, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधन, जिसे मैं कहूँ कि वाराणसी स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को छवि को धूमिल किया गया, प्रशासन की व्यवस्था की गई। अब पूरे परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया और कार्यालय आवर में मंडल के मुख्य गेट को बंद करते हुए पॉलिसी धारकों को अंदर जाने से रोका गया, अभिकर्ताओं को अंदर जाने से रोका गया। यानी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि असामान्य स्थिति क्रिएट करके वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा बहुत ही गलत संदेश दिया गया, जिसकी शिकायत क्लास 3 एम्प्लॉई ने भी किया और हम लोगों ने भी कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक महोदय से किया कि समस्त घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए
और जांच तक इसके दोषी वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और उनके सहयोगियों को निलंबित करना चाहिए, स्थानांतरित करना चाहिए। और जांच के पश्चात यह साबित हो जाता है कि इन्होंने छवि धूमिल किया है भारतीय जीवन बीमा निगम को, तो इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, उसमें एक जो 8 सूत्री मांगे थी उसमें एक क्लाबैक का मामला था। लोग कह रहे हैं कि क्लाबैक की अवधि बढ़ जाने से अभिकर्ता के कमीशन पर या उसके पूरे किए गए काम पर उसका बुरा असर पड़ेगा, ऐसा क्या है? जी, ये सच्चाई है। अभिकर्ता का कमीशन घटाया गया, साथ में क्लाबैक का सिस्टम लागू किया गया। क्लाबैक का सिस्टम लागू किया गया, ऑथेंटिक आदेश निर्देश ये निर्गत नहीं है और इसको प्रचार प्रसार के डोमेन में नहीं अभी लाया गया है, लेकिन ये चर्चा का विषय जरूर है। जिस संशय को लेकर के क्लाबैक है क्या, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि क्लाबैक के अंतर्गत कोई भी अगर अभिकर्ता किसी पॉलिसी धारक का बीमा करता है और बीमा करने के पश्चात किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण पॉलिसी सरेंडर हो जाती है। इंटरफेरेंस को भी मैं क्लियर कर दूं कि किसी व्यवसाय को कोई अभिकर्ता करता है और उसी व्यवसाय को लेकर के किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा अप्रोच लगा करके या कमीशन का लालच देके किसी तरीके का प्रलोभन दे करके अगर डिस्प्यूटेड मैटर क्रिएट किया जाता है और उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर अगर सरेंडर कर देता है पॉलिसी, तो जो अभिकर्ता बीमा किया है उसका पूरा कमीशन जब्त हो जाएगा। पॉलिसी धारक की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और साल 2 साल बीमा चलाने के बाद अगर वो बंद कर देता है तो पॉलिसी बंद वो करता है, अभिकर्ता इसमें कहीं से दोषी नहीं है। लेकिन जो कमीशन अभिकर्ता 2 साल का पाया है उस कमीशन को भी जब्त करने का क्लाबैक का सिस्टम है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये 5 साल तक लागू होगा, यानी 5 साल के पहले जो भी पॉलिसी कलातीत होगी, सरेंडर होगी या किसी भी कारण से अगर अभ्यर्पित की जाती है तो उस कंडीशन में अभिकर्ता का देय कमीशन जब्त हो जाएगा, जिसके लिए अभिकर्ता कहीं से जिम्मेदार नहीं। ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें देश भर के कितने संगठन साथ में हैं आपके? इस आंदोलन को लेकर के मैं आपको बताऊं कि बहुत ही काफ़ी विषम परिस्थितियां क्रिएट की गई। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर संगठन अगर देखा जाए तो 4 से 5 काम कर रहे हैं। 4 से 5 संगठनों में गतिविधियां क्या है कि मैंने एक प्रस्ताव रखा था चारों संगठन के बीच में, जिस पर सहमति भी लोगों की बनी थी कि ये सभी के इंटरेस्ट की बात है, पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट की, अभिकर्ता के इंटरेस्ट की। आप भी लड़ाई लड़ते हो, हम भी लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग मिलकर के आंदोलन करते हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है संस्था के हितों के ध्यानगत और संस्था के हितों में कार्य करने वाले लोगों के हितों के ध्यानगत। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि हम लोगों ने जो आज एजिटेशन कॉल किया उसमें किसी के द्वारा भी कॉल एजिटेशन में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हम लोगों ने अपनी सहमति जताई थी कि किसी भी संगठन द्वारा कोई आंदोलन कॉल होता है तो ऑल ओवर इंडिया स्तर पर हम समर्थन करेंगे। हमारा जहां भी आंदोलन है, जिस रूप में है, एक दूसरे का सहयोग करेगा। लेकिन सच्चाई है कि इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आतंक का माहौल बनाने का प्रयास किया भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर प्रबंधन ने, और प्रबंधन ने आतंक का माहौल बनाते हुए पूरे देश के अंदर अभिकर्ताओं के अंदर एक संदेश दिया कि कोई भी अभिकर्ता अगर आंदोलन पर जाता है तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुझे ये कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि संगठन चलाने का अधिकार हमें संविधान देता है। संविधान द्वारा दिशा निर्देशन के आधार पर संगठन का संविधान होता है, हमारा कार्य और अधिकार क्षेत्र उसके अंतर्गत सुनिश्चित होता है।
प्रबंधन के बीच किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति में हमें सामाजिक दृष्टिकोण से संवैधानिक दायरे में एवं विधिक दायरे में कृत कार्रवाई करने का अधिकार है, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति है। और संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का संरक्षण हमारी विधि करती है, हमारा कानून करता है। उस अधिकार के बाद भी नियमों के अनुपालन कराने की व्यवस्था अपनी छोटे छोटे अधिकारियों पर दबाव दे करके उसे क्रियान्वयन करने के लिए उच्च अधिकारी दबाव बनाते हैं और सीधे कहते हैं कि अगर कोई भी अभिकर्ता ब्रांच स्तर, डिवीजन स्तर पर किसी भी तरह की गतिविधियों में शरीक होता है, संगठनात्मक गतिविधियों में, तो उसे शो काज नोटिस, सस्पेंशन और निलंबन के लिए आप रिकमेंडेशन करो। ये कहाँ तक न्याय संगत है? अच्छा, क्या ऐसा अभी तक हुआ है कि पिछले दिनों जो आंदोलन, यही भय का माहौल पूरे देश के अंदर स्थापित किया गया और जिन अभिकर्ताओं ने आंदोलन किया उन अभिकर्ताओं को सक्षम अधिकारियों द्वारा शो काज नोटिस दी गई। शो काज नोटिस ही नहीं दिया, निलंबन किया और तथाकथित नियमावली, जिसको कहने में कहीं से गुरेज नहीं है कि फंडामेंटल राइट यानी जीवन जीने का अधिकार हमें संविधान देता है, जीवन यापन का अधिकार हमें संविधान देता है, उसको धत्ता बताते हुए ये कतिपय नियमावली बनाई गई है और उस नियमावली के आधार पर सस्पेंशन होता है और अभिकर्ताओं के कमीशन को जब्त कर लिया जाता है। अभिकर्ताओं की कमीशन को जब्त करने का सीधा सीधा मतलब है कि उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देना, खत्म कर देना और जीने के अधिकार को छीन लेना है, जो कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। और इसका भय पैदा करके प्रबंधन ने इस आंदोलन को कमजोर करने में अपनी पूरी शक्ति लगाई, जिसका असर रहा। ये जो एफडीआई और निजीकरण, ये शोर सुनाई पड़ रहा है कि हर सेक्टर में आ रहा है। बीमा इसका पहला शिकार होगा। अगर ये हो गया तो इस पूरे जो समूह की बात आप कर रहे हैं अभिकर्ताओं का, और उससे थोड़ा और ज़्यादा आगे जाइए तो 28 करोड़ पॉलिसी धारकों का क्या नुकसान या नफ़ा होगा? ये विषय हमारा एफडीआई निश्चित रूप से निजीकरण की दिशा में ले जाने की पहल है। इसके विषय में मैं बताने के पूर्व मैं चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए हम भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर चल रहे आंदोलन की समीक्षा की बात कर रहे थे। आंदोलनात्मक भूमिका के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन की भूमिका की बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि वास्तविकता ये है कि नियमों की भय दिखा करके भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ता नियमावली 1972 संशोधित नियमावली 2017 का भय दिखा करके एक जो वातावरण क्रिएट किया गया है, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के लिए कहीं से भी हितकर नहीं है। अभिकर्ता पूरी तरीके से संशय के दृष्टिकोण से इसे देख रहा है और ये जो नीतियां बनाई गई है ये कूटरचित नीति है। संविधान और कानून को नज़रअंदाज करके बनाई गई है। संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करना, विधि द्वारा संरक्षित संवैधानिक व्यवस्था को संरक्षण प्राप्त है और निगम की नियमावली उसकी अवहेलना कर देती है। यह बहुत ही शर्मसार करने की स्थिति है। इसका अगर समीक्षा करनी है तो हमें देखना पड़ेगा अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकार के अंतर्गत। हम अनुच्छेद 23 का अध्ययन करें, 19 कोष्टक 1, 19 कोष्टक 1B से लगाए 90 कोष्टक 1C के अंतर्गत स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संविधान की धाराओं की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है। और जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हमें देता है, ये जानना चाहिए अधिकारियों को कि नियमों की अवहेलना, कानून की धाराओं की अवहेलना के साथ साथ फंडामेंटल राइट का जहाँ उल्लंघन होता है
तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने वाला कानून भी स्टैंड नहीं करता है। आर्टिकल 13 कोष्टक 1 के अंतर्गत अगर समीक्षा होगी तो ऑटोमेटिक वह बनाई गई व्यवस्था चाहे कानून के रूप में हो, नियम के रूप में हो, निरस्त हो जाएगा। उसके बावजूद ये तनाशाह प्रबंधन ये कहता है कि मैं किसी भी संगठन को मान्यता नहीं देता। प्रश्न ये उठता है कि ऑल ओवर इंडिया में क्लास 1 एसोसिएशन है, क्लास 2 का एसोसिएशन है, क्लास 3 का एसोसिएशन है, एजेंट्स का एसोसिएशन है। प्रबंधन कहता है कि मैं किसी संगठन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग क्या है? जब संविधान हमें संगठन बनाने का अधिकार देता है, संगठन संविधान के निर्देशों के अनुसार चलता है, तो तुम्हारा रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग क्या है? बात करना ही आपकी व्यवस्था है। आप अगर नहीं रिकॉग्नाइज करते हो तो सीधे सीधे संविधान के आदेश निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हो आप। यह बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। लोकतंत्र में इसको लेकर के आवाज़ उठाई जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो लीगल स्टैंडिंग के अंतर्गत भी उठाई जाएगी। इस मैटर को बड़ी प्रबलता से उठाया जाएगा, ये लड़ाई आगे चलेगी। अभिकर्ता के भविष्य को लेकर के मैं आपको बताऊं कि चिंतन व्यक्त करते हुए मैं बिल्कुल ब्रीफ करना चाहता हूं कि अभिकर्ता इस बदलाव के साथ साथ अपने करियर को लेकर के बहुत काफ़ी चिंतित है। अचिंतित होने का सवाल भी है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ये मानता है कि अभिकर्ताओं द्वारा किए गए व्यवसाय के आधार पर नीतियां बनाई जाती है। एक तरफ वेतनभोगी तो दूसरे तरफ कमीशन भोगी। वेतनभोगी को आप उसी नीतियों के अंतर्गत वेतन देते हो, पेंशन देते हो, ग्रेजुएटी देते हो, सीएल देते हो, सिक्योरिटी के तौर पर पूरा लाइफ सिक्योर्ड होता है, आश्रित को नौकरी देते हो। एक अभिकर्ता उसने अभिकरण के कार्य को शुरू किया, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कार्य किया। किसी क्लब का सदस्य हुआ तो कुछ एडवांटेज मिल गए, कमीशन मिल गए, कुछ चंद लाभ दे दिए जाते हैं, लेकिन अभिकर्ताओं का फ्यूचर कहीं से भी सिक्योर्ड नहीं है। किसी भी विषम परिस्थितियों का शिकार अगर अभिकर्ता हो जाता है और ऑन बेड हो जाता है, उस कंडीशन में कोई उसका पुरसा हाल नहीं होता है, क्योंकि व्यवसाय नहीं करेगा, बीमा नहीं करेगा तो प्रथम वर्षीय कमीशन खत्म हो जाएगा। जो बीमा करता है कमीशन मिलता है वो खत्म हो जाएगा। परिवर्तित कमीशन यानी रिन्यूअल कमीशन जिसको कहा जाए, अगर वो सर्विसिंग नहीं देता तो पॉलिसी का पैसा जमा नहीं होगा तो उसका कमीशन खत्म हो जाएगा। उस कंडीशन में अभिकर्ता को कहाँ से रिलीफ मिलेगी, इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन नहीं सोचता। अगर अस्वस्थ है, स्वयं की अगर बीमारी है, परिवार में कोई बीमार पड़ गया, विषम परिस्थितियां क्रिएट हो गई और स्वयं की बीमारी में विशेष करके ऑन बेड होता है साल, 2 साल, 3 साल, तो उस समय सारी जिम्मेदारियां सड़क पर आ जाती है और उस समय भारतीय जीवन बीमा की चिंतन शून्य हो जाती है। उस समय भी भारतीय जीवन बीमा निगम का चिंतन होता है कि आप व्यवसाय करके अपना टारगेट कंप्लीट करो, अपना व्यवसाय करके क्लब मेंबरशिप का मानक कंप्लीट करो, जो कि बेहद दुखद है। इस चिंतन को लेकर के संगठन ने ऑलरेडी अनेकों बार उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष, उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, ईडी एमडी से लेकर के सारे अधिकारियों से अनुनय विनय करते हुए और लोकतांत्रिक तरीके से लगातार आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन का वो परिणाम जो होना चाहिए, कुछ जरूर एडवांटेज उसमें दिए गए, कुछ मांगे हमारी मानी गई, लेकिन 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड का हमारा जो सार था कि हमें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक वेतनभोगी कर्मचारी को मिलती है, आज हम उसको नहीं अभी पा रहे हैं। सुविधाएं जरूर कुछ बढ़ाई गई है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए लाइफ की सुरक्षा की, वो हमें नहीं मिल रही है। जीवन अब एफडीआई को लेकर के आपका मैटर मैं क्लियर कर दूं। भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन निजीकरण की प्रवृत्ति को कभी भी पसंद नहीं करता। निजीकरण की प्रवृत्ति अगर एडॉप्ट की जाती है या निजीकरण की प्रक्रियाएं अगर समझिए आरंभ होती है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, और ये सरकारी संस्था को निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है, तो ये कहीं से न तो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, न तो संस्था में कार्य करने वाले लोगों के इंटरेस्ट में होगा,
कहीं से भी इसमें हमें लगता है कि हमें वो लाभ नहीं होगा जिस लाभ की सोच हम रखते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम को। यहाँ हमारा संगठन का व्यूज एकदम क्लियर है। भारतीय जीवन बीमा निगम हो या अन्य कोई भी सरकारी संस्थाएं हो, सरकार पूरी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सुधार की प्रवृत्ति में से काम करे। सुधार की प्रवृत्ति का सीधा सीधा मतलब है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्य करने वाले लोगों की लायबिलिटी फिक्स हो, कार्यों की समीक्षा हो और मोबिलिटी को लागू कर दिया जाए। अगर ईमानदारी से इस प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जाएगा तो मुझे लगता है कि अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा और निजीकरण के लिए सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा प्रश्न है निजीकरण भी, और जो लोग जीवन बीमा निगम के बैकबोन हैं जी, वे उस नारे का कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी उनको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा। ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि उनको मिलना चाहिए। किन राजनीतिक पार्टियों ने अभिकर्ताओं की इन हितों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया, या किन से आप अपनी बात कह सकते हैं? बहुत ही दुखद स्थिति है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी इतनी बड़ी संस्था जिसके कि 28 करोड़ पॉलिसी धारक और लगभग 14 लाख अभिकर्ता है, और स्थिति क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सांसद सड़क पर इस आवाज़ को उठाते हुए दिखाई नहीं दिया। संसद के अंदर चर्चाएं जरूर हुई, कुछ सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उस मुद्दे पर कहीं भी किसी तरह की कोई पहल नहीं हुई। वो दक्षिण भारत के सांसद थे जिन्होंने कि इसको रखा सदन पटल पर, लेकिन सरकार की जो नज़रिया थी वो सरकार की नज़रिया इसमें सार्थक नहीं थी, और अभी तक इस पर कहीं किसी भी रूप में पहल नहीं किया गया है किसी राजनीतिक दल द्वारा। इतने संवेदनशील इतने बड़े मुद्दे को अभी तक टच करके आंदोलन का रुख तैयार नहीं किया गया, खुल करके राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर पैरवी नहीं की गई। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है, क्योंकि एक मत से राजनीतिक दिशा और दशाएं बदला करती है। इतनी बड़ी आबादी को इग्नोर करने का कारण क्या है, ये तो बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। निश्चित रूप से गंभीर चिंतन का विषय है और इस चिंतन की प्रक्रिया जारी ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल और बड़ा बनेगा और सड़क से संसद तक इसकी गूंज होगी, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। इसमें कम से कम 14 लाख अभिकर्ताओं में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास एकमात्र यही उपाय है जीवन जीने का। उनके उन उपायों की अनदेखी न हो, वे सम्मानजनक तरीके से करें। इसकी लड़ाई मजबूत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।